हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआर एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर 1 विच इज रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है बच्चों, तो आइए तो आज देखते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। जैसे कि देखिए, आपको जो रोटेशनल डायनामिक्स का टॉपिक है वो दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक है आपका सर्कुलर मोशन एंड सेकेंड टॉपिक है आपका रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे जो वर्ड डायनामिक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डायनामिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कॉज ऑफ द मोशन, कि मोशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, रीजंस क्या थे एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है बच्चों, तो जो सर्कुलर मोशन का जो बेसिक पार्ट था वो आपने क्लास 11th में मोशन इन प्लेन के टॉपिक में पढ़ा होगा, जहां पे आपने दो चार वर्ड तो नक्की देखे होंगे। जैसे थीटा देखा होगा, ओमेगा देखा होगा, अल्फा देखा होगा, और फिर एक रिलेशन देखा होगा V इक्वल्स टू आर ओमेगा। फिर अल्फा का एक रिलेशन देखा होगा आपने आर ओमेगा स्क्वायर, ये सब। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर अब जब ये सारे रिलेशंस आपने देख चुके हैं, ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको एक बार बेसिक रिवीजन की जरूरत तो होगी ही। ठीक है, तो हम लोग आज का जो टॉपिक है, जितने भी पैरामीटर्स आते हैं इस टॉपिक में, हम लोग पहले उन पैरामीटर्स को समझ लेंगे। उसके पहले भी हमको यह समझना है कि ये चैप्टर है क्या। देखो, जैसे कि जो आपका रोटेशनल डायनामिक्स का टॉपिक है, मैंने अभी आपको बताया कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, या फिर रोटेशनल डायनामिक्स भी पढ़ सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आपका सर्कुलर मोशन का टॉपिक है वो कोई छोटा टॉपिक नहीं है। भले आपको टेक्स्ट बुक में ज्यादा पेजेस ना दिए हो या फिर ज्यादा ना लिखा हो, मतलब वहां पे डायग्राम्स उतने नहीं है, फिगर्स नहीं है, बट टॉपिक अगर आप पढ़ने जाओगे सीटी लेवल तक तो आपको टॉपिक बहुत डीपली, मतलब एकदम अच्छे से ना एक एक कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूं, पहला आपको पढ़ना पड़ेगा काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स में क्या क्या आता है? काइनेमेटिक्स में आते हैं सारे के सारे पैरामीटर्स। इसके अंदर हम लोग कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ते, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि मोशन हो रहा है। ठीक है, मोशन होता रहता है, बस उसके बारे में पढ़ना है, कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ते। फिर उसके बाद में आता है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसके अंदर हम लोग कॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके सबसे ज्यादा मेजर टॉपिक्स आएंगे ये वाले टॉपिक में। ओके, फिर उसके बाद में आपका आता है तीसरे नंबर पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब ये टॉपिक देखो, अब इस टॉपिक को पढ़ने के पहले ना थोड़ा सा एनर्जी के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर सीधा सीधा एनर्जी का यूज हुआ है। जहां पे आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर आता होगा तो ये टॉपिक आपको झट से समझ भी जाएगा और आप लोग लंबे टाइम तक याद भी रख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है इसके ऊपर के क्वेश्चंस जो मैं आपको सिखाऊंगा ही। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा पहला मेजर टारगेट रहेगा इसको पढ़ना। ठीक है, जो अप्रोक्स दो दिन जाएगा आपका इसके ऊपर, आज का दिन और नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बच्चों, चलो देखो, अब जो आपका काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है उसके अंदर दो पार्ट आते हैं। एक आपका आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा आपका आता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और हमें एक चीज नहीं बोलनी कि हमको एक चीज और पढ़नी है, जो है आपका सर्कुलर मोशन, क्योंकि जब तक हम लोग इस मोशन को नहीं समझेंगे हम लोग इसके इन दोनों टाइप्स को तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखो, तो सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम क्या है, सर्कुलर मोशन। ये एकदम सिंपल सा, जैसे कि आपने स्कूल लेवल में देखा होगा। वेट, डायग्राम तो मैंने यहां पे निकाला हुआ है। ठीक है, देखो, जैसे कि यहां पे आपके सामने मैंने एक सर्कल निकाल के रखा हुआ है। यहां पे स्टेटमेंट में क्या लिखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल देन मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। जैसे कि देखो, मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट लिया, पहले इसको हम लोग एक सेंटर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, सेंटर के बाद इसको एक रेडियस दे देते हैं। चलिए अब आते हैं, मान लो मैंने यहां पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, अब ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है, जब तक ये
सर्कल के सरकमफेरेंस पे मूव करेगा तब तक ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये मोशन मेरा कैसा हो गया, ये मेरा मोशन हो गया बाउंडेड मोशन। कैसा हो गया, कंस्ट्रेन्ड मोशन, बाउंडेड हो गया ये, क्योंकि इसको सिर्फ क्या करना है, इसको सिर्फ सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करना है, ये दूसरा कोई मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट है आपको? आई होप कि यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब आते हैं दूसरे चीज पर। सबसे पहला, इसके अंदर हमको अपना रिफरेंस पॉइंट क्या लेना है, हमको अपना रिफरेंस पॉइंट क्या लेना है। रिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या हो बच्चों, जैसे कि आपने मोशन इन वन डे, मतलब कि आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में सुना होगा, जहां पे हम लोग नॉर्मल लीनियर मोशन की बात करते हैं। जैसे उसमें क्या आता है, डिस्टेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है और बाकी की चीजें जो लीनियर मोशन में आती है। तो उसमें भी हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि हाँ यहां पर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, तो मैं इस एक पॉइंट को अपना रेफरेंस मान लेता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर रेफरेंस अपना मानूंगा सेंटर ऑफ द सर्कल को। तो इसका रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, इसका रेफरेंस पॉइंट मेरा होगा सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चों, और आप लोग भी फटाफट मेरे साथ में नोटबुक और बुक पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि आपके नोट्स एकदम धमाकेदार बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर जिसे मान लेते हैं, ठीक है, ये है मेरा पॉइंट ए, जहां पर मेरा पार्टिकल अभी बैठा हुआ है। ठीक है, थोड़ा छोटा बनाता हूं। ठीक है, जहां पर मेरा अभी पार्टिकल बैठा हुआ है, या फिर ऑब्जेक्ट में इसको बोल देता हूं। ठीक है, अब देखो, अब ये जब ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे मूव करके जाएगा, अब जब ये मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे मूव करके जाएगा, मान लो वो यहां तक पहुंच गया। ठीक है, मान लो वो यहां तक पहुंच गया है, तो उसने कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, उसने कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, नक्की किया होगा। तो ये जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको मैं एस बोल देता हूं। ठीक है, और उसने कुछ तो एंगल भी बनाया होगा थीटा, और ये उसका है रेडियस। तो जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ठीक है, तो जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूं, वो मेरा होगा आर थीटा। और ये फॉर्मूला आपने अपने स्कूल सेक्शन में सीखा ही होगा, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं एक दूसरे चीज पे, जहां पर मैं बात करने वाला हूं डिस्प्लेसमेंट की। जैसे कि मान लो देखो, ये वाला जो पाथ है, ठीक है, ये वाला जो पाथ है, ये पार्टिकल ने सीधा सीधा नॉर्मल डिस्टेंस परफॉर्म किया है, पार्टिकल ने सीधा सीधा नॉर्मल डिस्टेंस परफॉर्म किया है। बट अब मुझे चाहिए इसका डिस्प्लेसमेंट, मुझे चाहिए इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं अगर इसको बोल दूं कि ये मेरा अगर आर इनिशियल है और ये मेरा आर फाइनल है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, रेडियस के बराबर है, तो मेरे को यहां पर मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या मिल जाएगा, मुझको मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या मिल जाएगा। ओके, मुझको मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या मिल जाएगा, सिंपल सा फाइनल माइनस इनिशियल। मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अब देखो यहां पर, अब अगर कॉमन सेंस लगाए तो यहां पे क्या होगा, आर फाइनल है मेरा मैग्नीट्यूड आर, आर इनिशियल का मैग्नीट्यूड है आर, तो आर माइनस आर यहां पे कर दूंगा, मेरे को मिल जाएगा 0। बट ऐसा नहीं होता ना बच्चों, यहां पे देखो इसने कुछ तो एंगल परफॉर्म किया, तो इसका कुछ तो डिस्प्लेसमेंट भी तो आ रहा है। तो वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो अगर आपने वेक्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें एक स्पेशल केस बनता है। ठीक है, आपने उसमें एक लॉ भी देखा होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें क्या था, एक स्पेशल केस था कि अगर दो वेक्टर्स मेरे दिए गए और अगर उनके मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, ठीक है, इफ टू इक्वल वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो वहां पर जो मेरा डिस्प्लेसमेंट बनता था वो मेरा बनता था 2r sin थीटा बाय 2। ठीक है, अब देखो मैं आपको ना ये उस लॉ से प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, बट मैं आपको सिंपली यहां पे इसको प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं। जैसे मान लो मैं इसको मान लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट को डी मान लेता हूं यहां पर। ठीक है, और मैं ये ट्रायंगल ना जरा बाहर निकाल लेता हूं। देखो ये कुछ तो मेरा शायद ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है,
ये ट्रायंगल मेरा कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, ये दोनों है मेरे रेडियस वेक्टर, ओके, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट, ये है मेरा आर, और यहां पर मेरा बना हुआ है थीटा। तो आप सबको शायद अगर पता होगा, मैं यहां बीच में अगर एक एंगल बाइसेक्टर की लाइन डाल दूं, मैं अगर यहां बीच में एक एंगल बाइसेक्टर की लाइन डाल दूं, तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर इसको तोड़ देगा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर इसको तोड़ देगा। रुको, वेट, इसको यहां पे डी नहीं मानकर मैं बोल देता हूं कि पूरा का पूरा डिस्टेंस है, मैं डी इसको मान लेता हूं। ठीक है, मैं डी ना सिर्फ इस एक हिस्से को मान लेता हूं ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा सिंपल पड़े। देखो अभी यहां पर अगर मैं यहां से सिर्फ साइन थीटा बाय 2 निकालता हूं, मैं अगर यहां से साइन थीटा बाय 2 निकालता हूं, मुझे क्या मिल जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा ऑपोजिट ही होती है, तो यहां पे क्या मिल जाएगा मेरे को, डी बाय आर मिल जाएगा। तो यहां से मेरे को डी क्या मिल जाएगा, डी मुझको मिल जाएगा आर साइन थीटा बाय 2, आर साइन थीटा बाय 2। ठीक है, अब देखो, अब ये जो मेरा आधा डी हुआ, अब देखो यहां पर ना आपका ट्रायंगल वाले में कौन सा बन रहा है, यहां पे आइसोस्केलस ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि यहां पे देखो ये 90 डिग्री, ये थीटा बाय 2, ये भी आपका जो एंगल यहां पे बनेगा ये भी आपका कितना होगा, थीटा बाय 2 होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे आपके आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर अभी हुआ है ना, ये इस नीचे वाले साइड को भी बराबर दो हिस्सों में बांट देगा। तो अगर ये भी डी है तो ये भी डी होगा। ठीक है, तो मेरे को मेरा डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या मिल जाएगा, मेरे को मेरा डिस्प्लेसमेंट यहां पे मिल जाएगा 2d। कितना मिल जाएगा, 2d मिल जाएगा। और d किसके बराबर आया मेरा, r साइन थीटा बाय 2। देखो बच्चों, एमसीक्यू पर्पस के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको तो भी ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है। अब देखो, अब अगर मैं आपको बताऊं ना, ये जो साइन थीटा बाय 2 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर किसी चीज का एवरेज भी निकालना हो ना, जब हम लोग यूसीएम में जाएंगे तब आप देखना ये साइन थीटा बाय 2 का टर्म आपको कितने सारे फॉर्मूलाज इजीली निकाल के देता है। ठीक है, चलिए, तो इतना आप लोगों को समझ गया होगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब आगे हम लोग आते हैं अपने एक मेजर चीज के ऊपर, जो है हम लोगों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलिए थोड़ा मैं अगर इसका कॉपी कर लूं यहां से, क्या हो गया, वेट, चलिए ये हो गया। चलिए अब देखिए यहां पर, जैसे कि मैंने माना कि मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है, और इसने कुछ तो थीटा एंगल बनाया है, इसने कुछ तो थीटा एंगल बनाया है। अब हमें इस थीटा के बारे में पढ़ना है। थीटा यहां पे क्या दिखाता है, थीटा यहां पे डिनोट करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या डिनोट करता है यहां पर, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इन द एंगल। एंगल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मेरा क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ गए, एंगल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मेरा क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखो, जैसे देखो यहां पर, वेट, कुछ भी नहीं घूम रहा है दोस्तों, 2 मिनट। इसीलिए जैसे देखो, मान लो अगर मेरा ना अभी एंगल कुछ भी नहीं हो, अभी मेरा एंगल कुछ भी नहीं है, मेरा एंगल क्या है अभी, मेरा एंगल अभी है 0। मेरा एंगल क्या है, मेरा एंगल अभी है 0। बट अगर मैं इसका एंगल बढ़ा दूं, बट अगर मैं इसका अगर थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा दूं, तो ये 0 से इसको कुछ एंगल तो मिल जाएगा, 0 से इसको कुछ एंगल तो मिल जाएगा। ओके, तो यही जो एंगल में इसने पोजीशन चेंज किया है यहां से यहां तक,
वो होगा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो सामने वाला है ये इसका क्या होगा, ये इसका होगा प्रॉपर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट भी नहीं, ए से बी क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अगर हम लोग यहां से यहां तक डायरेक्ट जाएंगे तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर एंगल के टर्म्स में मैं बात करता हूं तो वो मेरा होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अभी इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, वो क्या है, थीटा मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मैं स्टेटमेंट में लिखता हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में सिंपल पड़े। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is perpendicular to the plane। ये क्या होता है, इसका जो डायरेक्शन है ना वो प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है। जैसे देखो, इमेजिन करो, मैं थोड़ा अभी ना इसको 2D में बनाने का ट्राई करता हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ सके। ठीक है, जैसे देखो, मैं अगर यहां से यहां तक एक पॉइंट लेता हूं जिसको नाम दिया मैंने पॉइंट ए, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने अगर यहां से यहां तक एक पॉइंट लिया और इसको नाम दिया मैंने पॉइंट बी, ठीक है, तो यहां पर देखना कि इसने कुछ तो एंगल थीटा बनाया होगा। यहां पर इसने कुछ तो एंगल थीटा बनाया होगा। और अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसका डायरेक्शन कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। जैसे कि अगर आपको थोड़ा और अच्छे से समझना है तो एक काम करो, एक बंदे को इस पॉइंट पे बैठा दो। एक काम करो, एक बंदा लो, रामलाल टाइप का, उसको इस पॉइंट पे बैठा दो। अब मान लो वो एंगल बना रहा है। जैसे देखो, आप यहाँ पे नीचे खड़े हो, आपने देखा ऊपर प्लेन जा रही है, आपने ऐसा देखा ना, देखो यहां से आपने देखा प्लेन वहां तक गई, तो क्या हुआ, आपने एक एंगल बनाया। आपने क्या बनाया, आपने एक एंगल फॉर्म किया, ठीक है। बट आपका डायरेक्शन कैसा होगा, आपका डायरेक्शन कैसा होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर में रहेगा। आपका एंगल प्लेन में बनेगा, ठीक है, थीटा का एंगल प्लेन में बनेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर में रहेगा। ठीक है, थीटा का डायरेक्शन कहां होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर में रहेगा। ओके, इसको एक्सियल वेक्टर भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सियल वेक्टर, क्योंकि ये एक्सिस से पास होता है ना ये वेक्टर, इसके लिए। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट आपको, कोई डाउट नहीं है। चलो, अब एक मेन चीज नोटिस करते, देखो जैसे कि मैंने देखा यहां पर कि ये जो चीज है ना, ये रुको थोड़ा डार्क रंग लेता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये देखो, ये वाली, ये मेरा क्या है, ये मेरा आर्क है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ये क्या, मैं इसको एस नाम दे देता हूं। मान लो ये मेरा आर्क है एस। अब यहां पे देखो, आर्क एस और थीटा के बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, मैं यहां पे बोल सकता हूं कि एस इज परपेंडिकुलर टू दी थीटा। और आपने 11th के सेकेंड टॉपिक में ये पढ़ा था कि अगर कोई भी दो चीज आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, उनका डॉट प्रोडक्ट आएगा 0। क्या आएगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये था कि आपका क्या होगा, ये देखिए कि आपका थीटा क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। आपको बस ये अच्छे से समझना था, भूलना नहीं है। ठीक है, थीटा इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। चलिए, तो पढ़ते हैं अभी हम लोग आगे। देखिए यहां पर क्या लिखा है, फाइंड एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन वन रोटेशन। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अपना सर्कल बना लेते हैं, एकदम प्यारा सा सर्कल बना लेते हैं अपना, और इसको एक सेंटर भी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, मानिए जैसे मैंने इसको यहां पर मैंने इसको एक पॉइंट ए दिया, ठीक है, और ये भाई साहब ने क्या किया,
ये भाई साहब अभी पूरा का पूरा एक रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं आपके सामने, देख रहे हो, पूरा का पूरा एक रोटेशन लिया। ये ए से स्टार्ट हुए, यहां पर गए, फिर यहां पर आए, फिर पूरा का पूरा एक रोटेशन परफॉर्म कर लिया। तो इसने क्या बनाया, सबसे पहले क्या बोला इसने, लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं सबसे पहले हम लोग इसका। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सिंपल डिस्प्लेसमेंट। फिर यहां पे डिफरेंशिएट करने के लिए नाम दो दो लिखा है, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट मींस योर सिंपल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, देखो मेरा जो ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल जो भी है उसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ और एट द एंड आके उसी पॉइंट पे वापस स्टैंड हो गया, ठीक है। मतलब मैंने यहां से स्टार्ट किया और मैं सर्कल में घूम के वापस यहीं पे आ गया, तो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। अब आते हैं इसके डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं इसके डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस क्या होगा इसका, बताइए। देखिए ये बहुत सारी बेसिक बेसिक बातें हैं जो 12 के बच्चों को लग रहा होगा कि अरे यार इतना बेसिक पढ़ना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ आज का दिन जैसे आपके सारे बेसिक्स क्लियर होते, जैसे आपको थीटा, ओमेगा, अल्फा, इनके मतलब समझ में आते हैं, ठीक है बच्चों। तो डायरेक्ट हम लोग अपने टॉपिक पे जाएंगे, कौन से, यूसीएम, नॉन यूसीएम, फिर डायरेक्ट आपका क्या आएगा, एप्लीकेशंस इन यूसीएम, तब डायरेक्ट आपका बोर्ड्स का टॉपिक स्टार्ट होगा फटाफट। केवल आपको आज का दिन बेसिक समझ के लेना है, ठीक है। जिसको आता होगा बहुत अच्छी बात है, उसका क्या होगा, रिवीजन हो रहा होगा। चलिए, तो देखिए यहां पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो डिस्टेंस में इसने पूरा का पूरा एक सरकमफरेंस कवर कर लिया है। तो डिस्टेंस कितना हो गया होगा इसका, 2 पाई आर, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और अगर मैं इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं अगर मैं इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, देखो यहां पर आपको इसको नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर मत करना, ठीक है। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर क्यों मत करना इसको, देखो जैसे कि ये यहां पे यहां तक गया, कुछ तो एंगल इसने थीटा बनाया, यहां तक गया कुछ तो बनाया, यहां तक गया इसने 90 डिग्री बनाया, यहां तक गया फिर 180 डिग्री बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, यहां पे जाएगा वो 270 डिग्री, फिर यहां पे जाएगा वो 360 डिग्री। मतलब कि इसने एंगल के फॉर्म में पूरा का पूरा एक रोटेशन कवर कर लिया, ओके। इसने एंगल के फॉर्म में पूरा का पूरा एक रोटेशन कवर कर लिया है, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा 2 पाई। कितना बन जाएगा इसका, 2 पाई बन जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये 0 नहीं होगा, गलती से भी 0 लिख मत देना आप लोग, ठीक है। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ये बहुत मिस्टेक करते हैं। कॉमन मिस्टेक, क्या मिस्टेक करते हैं, देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट लिखा है, जब ये डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो ये भी 0 होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब एक नया टर्म आ गया आपका, जो है आपका एंगुलर वेलोसिटी। इसको डिनोट किया जाता है ओमेगा से, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं इसको, ओमेगा से डिनोट करते हैं। और इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। जबकि मेरा ये जो थीटा है, ये थीटा भी क्या है, वेक्टर है, ठीक है। थीटा पे वेक्टर साइन लगाना मत भूलना आप लोगों के। चलिए देखिए, अभी यहां पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओके। आपको लीनियर वेलोसिटी मालूम है क्या होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेम यहां पर है, बस एंगल के टर्म्स में। यहां पर क्या है, एंगल के टर्म्स में बात कर रहा और कुछ भी नहीं। बहुत सिंपल है, यहां पर एंगल के टर्म्स में बात कर रहा है और वहां पर किसी और चीज में बात कर रहा है। जैसे देखिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, यही सेम चीज देखिए। जैसे कि पहले इसने एंगल कितना बनाया होगा, पहले इसने एंगल बनाया होगा θ1, ठीक है। θ1 बनाने का मान लीजिए कि इसने t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स में θ1 बनाया होगा, मतलब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड तक। मतलब इसने 1 सेकेंड में ये θ1 फॉर्म किया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसने क्या किया, अब इसने वापस से
थोड़ा और एंगल फॉर्म किया, θ2 फॉर्म किया। अब इसको ये एंगल बनाने में लग गए, मान लीजिए 1 सेकंड और लग गया। तो क्या हो रहा मालूम है कि ये किस रेट से एंगल बना रहा है, ये 1 सेकंड में एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये 1-1 सेकंड में एंगल फॉर्म कर रहा है। वैसे तो एंगल बहुत छोटे टाइम इंटरवल में भी फॉर्म कर लेगा, बट जो हमारा ओमेगा होता है, जैसे कि मैं अगर इसको लीनियर वेलोसिटी से कंपेयर करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब मैं अगर इसको अपने सर्कुलर मोशन के टर्म से कंपेयर करता हूं तो मेरा ये क्या बन जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी की जगह इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर किया, वही सेम चीज यहां पर कि इसने कितना एंगल कितने टाइम में बनाया। समझ गए, इसने कितना एंगल कितने टाइम में बनाया, वो मेरा कौन बताता है, एंगुलर वेलोसिटी बताता है। ठीक है, जैसे कि मेरे वेलोसिटी के दो टाइप होते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, वैसे ही इसके भी दो टाइप हैं। वो दो टाइप क्या है, यहां पर कहा गया, ये रहा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो एवरेज वाले में क्या आता है, सिंपल सी बात है, जो मेरा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पे क्या मिल जाएगा, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। क्या मिल जाएगा मेरे को, थीटा फाइनल मतलब फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट आपको, कोई डाउट नहीं है। देखो अब आपको ना मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है बच्चों, 11th स्टैंडर्ड में अगर आपने स्ट्रेट लाइन वगैरह जो टॉपिक्स रहते हैं ना, उसके अंदर ना ये ट्रिक होती है कि अगर किसी भी चीज का आपको एवरेज निकालना है, अगर किसी भी चीज का आपको एवरेज निकालना है तो सीधा उसके इंस्टेंटेनियस से उसका इंटीग्रेशन करके टाइम से डिवाइड कर दो, तो ये भी सेम चीज आपको एवरेज ही देगा, ये भी आपको एवरेज ही देगा। समझ गए, फॉर्मूला याद करना है तो करना, बट अगर नॉलेज के लिए रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। तो ये आपका क्या होगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। उसी जगह आपका ये क्या दिखाता है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। जैसे देखो यहां पर, अब मैं दोनों को ना थोड़ा फिगर वाइज डिफरेंशिएट करता हूं। देखो जैसे कि हो जाएगा। देखो जैसे कि इसने कुछ तो एंगल बनाया होगा, ठीक है, इस एंगल को मैं बोल देता हूं, इसने एंगल ये बनाया है थीटा इनिशियल। ठीक है, ये क्या है, इसका थीटा इनिशियल है जो इसने इनिशियली बनाया होगा। बट अब ये क्या करेगा, अब ये कोई एक फाइनल एंगल भी बनाएगा, मतलब कि अगर ये थोड़ा और आगे जाता है तो मान लो इसने अपने इस ओरिजिन से बनाया एंगल थीटा फाइनल या थीटा 2 नाम दे दूं मैं इसको। तो ये जो बीच का गैप है, ठीक है, ये जो बीच का गैप है, ये क्या मिल जाएगा मेरे को, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। ये मेरा होता है एवरेज, ये मेरा क्या बन जाएगा, डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा डिफरेंस बन जाएगा। और जब मैं इसी डिफरेंस को टाइम से डिवाइड कर दूंगा कि इसने कितने टाइम में बनाया, जैसे मैं यहां पे मान लेता हूं ये t इक्वल्स टू 0 सेकेंड है, ये t इक्वल्स टू 1 सेकेंड है, लेकिन ये t इक्वल्स टू 3 सेकेंड है। ठीक है, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड है, तो यहां पे गैप कौन सा आएगा टाइम का, इस टाइम का गैप आएगा, मतलब 2 सेकेंड का। तो थीटा f माइनस थीटा i अपॉन 2, तो इसने इतना एंगल कितने टाइम में बनाया होगा, 2 सेकेंड में बनाया होगा। ठीक है, तो ये जो गैप का टाइमिंग है। ओके बच्चों, तो आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। बट अगर इसी जगह मैं इसके अंदर लेता हूं, देखो, बट अगर इसी जगह में इसके अंदर लेता हूं
तो थोड़ी सी बातें क्या होंगी ना इसमें डिफरेंट होंगी। डिफरेंट क्यों होंगी देखो, देखना, मान लो इसने एंगल एक टाइम पे यहां पे बनाया, ओके, फिर उसके बाद में एक टाइम पे एंगल वो यहां पे बनाता है, ठीक है, यहां पे बनाता है, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद एंगल यहां पे बनाता है, ओके, कुछ टाइम के बाद एंगल वो यहां पे बनाता है। अब देखो, अब इसने ए बी सी डी 4 पॉइंट्स मिले अपने को। अब ध्यान से देखना आप लोग, अब मेरा मन है जानने का कि बताओ कि जब उसने यहां पर एंगल बनाया, इस पॉइंट पर जब वो आया, तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, या फिर किसी भी पॉइंट पे ले लो, किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे आप लोग काउंट कर सकते हो, तो इसको दिखाया जाता है ओमेगा इंस्टेंटेनियस, ओके, ओमेगा इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू एट दैट पॉइंट, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, उस टाइम में, इसको बोला जाता है इन टाइम टी। इसको समझने के लिए सबसे सिंपल रहता है कि ये मुझको पूरे टाइम का पूछ रहा है कि उस टाइम टी में कितना हुआ, और ये पूछ रहा है एट टाइम टी, ये क्या पूछ रहा है, एट टाइम टी, समझ गए। तो उस स्मॉल टाइम के लिए हम लोग यहां पे लेते हैं डी थीटा बाय डी टी, ये मेरा बन जाता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जो आपने क्लास 11th में देखा होगा। जैसे कि मैं अगर v इंस्टेंटेनियस की बात करता हूं, देखो, जैसे कि मैं अगर v इंस्टेंटेनियस की बात करता हूं, वो मुझको क्या मिल जाता है, dx बाय dt मिल जाता है। सेम उसी के जैसा रेप्लिका बोल दो, ये लीनियर टर्म्स में है और ये एंगल के टर्म्स में लिखा हुआ है, कोई डिफरेंस, मतलब याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी आपको, आप लोग एकदम सिंपली अच्छे से इसको याद करके निकल जाओगे। कोई डाउट इसके अंदर, देखो आपको जो भी डाउट रहेंगे ना आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट में नहीं पूछना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाओ, ग्रुप में आपको सारे के सारे नोट्स, देखो आपको ना डाइजेस्ट वगैरह मतलब की प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी, क्योंकि सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन आपको, जैसे कि आपके जो टेक्स्ट बुक के पीछे के जितने भी क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज, थ्योरी क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स, सबके सॉल्यूशंस आपको वाईएसआर एकेडमी प्रोवाइड करवाएगा टेलीग्राम चैनल पर इन पीडीएफ फॉर्मेट। कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां से आप लोग पढ़ सकते हो, और बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि अगर एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है तो उसको भी ब्रेक किया गया है वहां पर उस पीडीएफ के अंदर की, इस एक में 3 क्वेश्चन है तो इन तीनों का सेपरेट सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं इसके यूनिट की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसके यूनिट की बात करता हूं, यूनिट क्या बन जाएगा, थीटा को काउंट किया जाता है रेडियंस में और इसको काउंट किया जाता है सेकंड में, तो इसका यूनिट बन जाएगा रेडियन पर सेकंड, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद में देखते हैं यहां पर, अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करता हूं, इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता बट सेकंड का रहता है, तो ये बन जाएगा टाइम इनवर्स, ओके, टी की पावर -1, टी की पावर -1। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहां तक तो अभी तक कोई डाउट नहीं लगा होगा कि थीटा क्या है, ओमेगा क्या है, ठीक है। अब आते हैं ओमेगा के डायरेक्शन के ऊपर, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अभी हमने थीटा का डायरेक्शन देखा ना, अभी हम लोग ओमेगा का भी डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है, किसका, ओमेगा का भी डायरेक्शन हम लोग देख लेते हैं। चलिए थोड़ा इसको रंगों से भर दूं मैं, चलो आ जाओ, चलिए जैसे मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया, पॉइंट ए, फिर मैंने अगर यहां पे पॉइंट लिया, ठीक है, मैंने यहां पे पॉइंट लिया, पॉइंट बी, ठीक है। अब जैसे कि आप सबको मालूम था कि ऊपर क्या होगा, कि ऊपर मेरे थीटा का डायरेक्शन है, ठीक है, मेरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां है, ऊपर की ओर है ना। अब देखो, अब आपको ना यहां पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा का भी डायरेक्शन ऊपर की ओर ही होता है, ओमेगा का डायरेक्शन भी प्लेन के परपेंडिकुलर में ही रहता है,
आप लोग यहां पे पॉइंट बना के लिख लो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, एंगुलर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन एंड इट इज अ एक्सियल वेक्टर। ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा एक एक्सियल वेक्टर है। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब ना इमेजिन करने के लिए सबसे सिंपल चीज मैं आपको बताता हूं, इसको ना मैं लीनियर टर्म्स में कंपेयर करता हूं। देखो, अगर मैं बोलता हूं कि यहां पे कोई सिंपल सा मास m रखा है मैंने ब्लॉक का, और अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेसमेंट देता हूं, तो इसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हुआ, मतलब उसको यहां से यहां तक पहुंचना है ना, तो इसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां हुआ, यहां हुआ। और जहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वहीं पे इसका मोशन होगा, तो मैं इसके मोशन का डायरेक्शन क्या बोल दूंगा, यही बोल दूंगा। और देखना कि जहां पे टर्म मोशन इन्वॉल्व होता है, जहां पे मोशन आया तो वहां पे वेलोसिटी कंफर्म आएगी। आप लोग यहां पे एक स्टेटमेंट ब्रैकेट में बना के लिख लो, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी का भी डायरेक्शन रहेगा। वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, अब देखो, जहां पर मेरे वेलोसिटी का डायरेक्शन या मोशन का डायरेक्शन होगा वहीं पर तो मेरे वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा। मतलब जहां पे डिस्प्लेसमेंट है वहीं पे तो वेलोसिटी है, लीनियर टर्म्स में। अगर एंगल के टर्म्स में कंपेयर करना चाहूं तो जहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वहीं पर तो एंगुलर वेलोसिटी भी है, समझे। जहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वहीं पर क्या है, मेरी एंगुलर वेलोसिटी भी है। तो जहां पर मेरा थीटा होगा, जहां पर मेरा थीटा होगा वहीं पर तो मेरा ओमेगा भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। सिंपली समझ गए कि ये क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर में रहता है। ये क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर में रहता है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या मालूम है आपको, थोड़ा सा मैं 2D फिगर में दिखा देता हूं। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है यहां पर, देखो। जैसे देखो, ये हो गया मेरा वेक्टर आर, ओके, ये मेरा बन गया वेक्टर आर, और इसका जो वेलोसिटी होगा, लीनियर वेलोसिटी, वो इसके क्या होगा, टेंजेंशियल रहता है। वो इसके क्या होगा, टेंजेंशियल रहता है। अब अगर इसको आपको इमेजिन करना है तो मैं कैसे कर रहा हूं, इमेजिन आपको, जैसे कि लाइक सपोज दिस इज माय ब्लूटूथ वायर, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं, देखो मैं इसको ना ऐसे रोटेट कर रहा हूं। अगर ये नीचे से स्टिक नहीं होता और अगर मैं इसको छोड़ू तो ये एकदम सीधा निकल जाएगा ना, ये एकदम सीधा निकल जाएगा। अगर आप लोग अपने जगह पे बैठे हो तो कोई भी छोटा ले लो रस्सी और उसको ना रोटेट करो, दबा के एकदम उसको रोटेट करो और उसको छोड़ दो, एक पॉइंट पे उसको छोड़ दो, तो आप लोग देखोगे कि जहां पे वो रुका था उसी के डायरेक्शन में निकल जाएगा, उसी के डायरेक्शन में निकल जाएगा। लेकिन जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। जैसे कि मैं अगर यहां पे आपको बताऊं, जैसे कि मैं अगर यहां पर, जैसे कि मैंने यहां पर एक छोटा सा मास m लिया, ओके, नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट लिया मैंने, और मैं बोलूं कि बोलो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो ये हमेशा क्या होगा, सीधा ही तो रहेगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन इसका कैसा होगा, हमेशा सीधा ही रहेगा जहां भी जाएगा ये। अगर ये मेरा मूव करके यहां पे जाता है, मान लो अगर ये मूव करके यहां पर जाता है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा फिर, तो इसका डायरेक्शन अब ऐसा बन जाएगा। मतलब जो मेरे वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होगा, टेंजेंट टू दी प्लेन। ठीक है, तीसरा लिख दो लीनियर वेलोसिटी, या फिर स्पीड लिख दो यार,
कोई दिक्कत नहीं। लीनियर वेलोसिटी का मतलब भी क्या होता है? स्पीड होता है। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट is always is always tangential to the plane, is always tangential to the plane, is always tangential to the plane। ओके बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर ये जो है ये क्या बन जाएगा, ये मेरा, ये भी मेरा रेडियस बन जाएगा। ओके, ये भी क्या बन जाएगा, मेरा रेडियस बन जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो भी जीरो आएगा। वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो भी जीरो आएगा। अब मैं अगर यहां पे देखता हूं, देखो अगर मैं अपने रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन देखना चाहूं तो वो डायरेक्शन किस ओर जाएगा? बाहर की ओर जाएगा ना। उसका डायरेक्शन कहां होगा? बाहर की ओर होगा। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ना, एग्जांपल क्या दिया? किसी ऑब्जेक्ट को रस्सी में बांधकर घुमाते रहो छोड़ दो, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? along the radius but away from the center, along the radius but away from the center। चौथा पॉइंट लिख दो, डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर along the radius, okay, along the radius and away from the center, and away from the center, away from the center। ओके बच्चों, मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगा कि मैं ये सब पहले से लिख के लाऊं ताकि आपको मैं कम टाइम में ज्यादा सिखा पाऊं। एंड डोंट वरी, इसकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बट मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार से मैं सब लिख के लाऊं ताकि मैं आपको कम टाइम में ही ज्यादा सिखा सकूं, ठीक है, ताकि मैं केवल प्रूफ्स करूं। ये छोटे मोटे डेफिनेशन पहले से लिखे रहेंगे जिनको मैं बोल बोल के फटाफट करवा दूंगा, बट मैं अगर लिखूंगा तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम जाता है हमारा, ठीक है। चलिए, तो आई होप, मुझे लग रहा है कि अब आपको ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा समझ में आ गया होगा। वेट, एंगुलर वेलोसिटी, रुको जरा, एक स्लाइड मिसिंग है मुझे लग रहा है अपनी वाली, कहां गई? एंगुलर एक्सेलरेशन वाली स्लाइड, हाँ वो यहां आ गई है। हाँ, अब एक ये आता है टॉपिक, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, समझना। देखो यहां पर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, जैसे मान लो मैंने यहां पर एक सर्कल लिया, ठीक है, मैंने यहां पर एक सर्कल लिया, सर्कल को थोड़ा भर देते हैं हम लोग। देखो, ठीक है, यहां पर एक सर्कल लिया मैंने और सर्कल को दे दिया रेडियस। ओके, सर्कल को क्या दे दिया मैंने? रेडियस दे दिया। वेट, जाने तो छोड़ो, हम लोग अपने मार्कर से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लो वो t इक्वल्स टू 0 सेकेंड में यहां पर था, फिर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में यहां पर था, उसने यहां पर एंगल बनाया थीटा, फिर थोड़े टाइम के बाद वो यहां पर आया t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, उसने फिर से एंगल थीटा ही बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद वो यहां पर आया t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर, उसने एंगल थीटा बनाया, फिर वो यहां पर आया t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर, उसने एंगल थीटा बनाया, फिर वो यहां पर फिर t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर एंगल थीटा बनाया, फिर यहां पर t इक्वल्स टू 6 सेकेंड वापस एंगल थीटा बना। अब देखो यहां पर, अब यहां पर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगल परफॉर्म हो रहा है, समझ रहे हो? एक एक सेकेंड के गैप में, एक एक सेकेंड के गैप में उतना ही थीटा बन रहा है, एक एक सेकेंड के गैप में उतना ही थीटा बन रहा है। तो वो मेरा क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है?
बराबर पोर्शन में फॉर्म होना, और ये मेरा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, इसमें सेम थीटा सेम टाइम में फॉर्म हो रहा है। तो यहां पे मैं स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूं, सेम एंगल फॉर्म इन सेम टाइम इंटरवल। ओके बच्चों, कोई डाउट है आपको यहां तक? आई होप कि आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इस टॉपिक पे स्टॉप करते हैं, ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है। जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा मैं इसी टॉपिक से दोबारा कंटिन्यू करूंगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। और इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम के ग्रुप में आपको मिल जाएगी, और जो रोटेशनल डायनामिक्स का सॉल्यूशन पीडीएफ है वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। जाते जाते एक चीज और देख लो, आप लोग, अभी आपके लिए कितना कुछ बाकी है कि आपको इतना सब कुछ अभी पढ़ना है। ठीक है, देख लो, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है अभी आपको। यूसीएम में ये सारी जो चीजें यहां पे लिखी है ना, ये टेक्स्ट बुक में आपको आपका मिलने नहीं वाली, बट अगर एक बार आपने यूसीएम, नॉन यूसीएम समझ लिया ना, तो आगे के टॉपिक्स बहुत सिंपल बन जाएंगे। ठीक है, चलो देखो, फिर इसके बाद में आपके टेक्स्ट बुक के मैंने सारे क्वेश्चंस लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है मैंने, मतलब कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन में यहां पे दूंगा। देखो, सारे के सारे क्वेश्चंस है यहाँ पे आपके, ए टू जेड, ईच एंड एवरी क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 तक जितने आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। ठीक है बच्चों, तो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझा है, मतलब अगर कुछ भी डाउट है जो आपको नहीं समझा, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल दो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। या फिर डाउट अगर जेन्युइन हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस डाउट को भी कवर करूंगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।